हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। इस बुक का आखिरी चैप्टर है और रिवीजन भी हम लोग अपने कोर्स का साथों साथ हम लोग अपना करते चले आए हैं बच्चों। और चैप्टर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में आजीविका के क्या संसाधन हैं, किस तरह से शहरी क्षेत्र में आजीविका आपकी बरकरार है। इसके विषय में हम लोग आपका इसको पढ़ेंगे और इसको देखेंगे और एक एक करके हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने इस लेक्चर को घर पर जाकर एक बार रिवीजन करेंगे और कल का जो हमारा लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप लोगों ने घर पर जाकर रिवीजन किया हो, तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप लोग हमको लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं, आप हमको समझा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 9 है शहरी क्षेत्रों में आजीविका। कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें आजीविका का क्या संसाधन है, क्या हिसाब किताब है, किस तरह से है, हम इसको समझने का आपका प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहे भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। कितने ध्यान देना है? भारत में 5000 से भी ज्यादा आपके शहर हैं और 27 कितने हैं? महानगर, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसमें आपका चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है और कोलकाता है, बेंगलोर है। ठीक है? इस तरह के जो बड़े बड़े हैं, जो आपके चेन्नई वगैरह, ये सब बड़े बड़े ऐसे कुल मिलाकर आपके 27 ऐसे क्या हैं आपके मेट्रोपॉलिटन आपके महानगर है। जैसा प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। कितने रहते हैं प्रत्येक महानगर में? आपको बताया गया है 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, काम करते हैं। कहते हैं कि शहर की जिंदगी कभी रुकती नहीं है। क्या नहीं बोलते कि जो शहर की लाइफ है वो कभी रुकती नहीं है। एक शहर में जाकर देखते हैं कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से मिलते हैं। सड़कों पर काम करना, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। यहाँ गिनी चुनी बार आई हूँ। यहाँ बहुत बड़ा शहर है। जब एक बार मैं यहाँ आई थी तो मेरी मौसी, मेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। हम तड़के ही घर से निकल पड़े। जैसा कि हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि काफी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे आपके सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन, वह आपका तरह तरह के फूल बेच रही थी। उसने उसे लाल और पीले फूल खरीदा। क्या करा उससे? लाल और पीला फूल आपका खरीद लिया। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। कह रहे कि एक शहर का जो आपका दृश्य है, उस पूरे दृश्य को वो आपका समझाने का वो आपका प्रयास कर रहा है कि आपका किस प्रकार से आपका शहरों में जो है माहौल जो बनता है सुबह सुबह का, या फिर जैसा दृश्य दिखाई देता है उसके विषय में वो आपका विवरण कर रहे हैं। और ये तो बड़ा आम है, आप लोगों ने भी इसको बहुत बार फेस किया होगा। देखिए, ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वह सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। कौन कर चुका था? नाई भी क्या कर रहा था? सड़क के किनारे अपना काम कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत
ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे, बालों की पिन, चिमटी ले जा रही थी। वहां पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल व आपसी सब्जी ले रहा था। क्या कर रहा था कि साइकिल और जो है वो आपकी सब्जी बेच रहा था। हम उस जगह पर आए जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। कह रहे हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पर था। क्या किया हमने को रिक्शे वाले को तय किया और बाजार वहां से 2 किलोमीटर था। बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोगों को काम करते थे और कह रहे कि इस तरह से जो कुछ लोग थे वो भी क्या करते थे, अपना आपका यहाँ पर काम करते थे। ठीक है, ये चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं है। अब देखिए कह रहे हैं वो स्वरोजगार में है, कोई दूसरा व्यक्ति उनको रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं, उनको कितना माल खरीदना है और कहाँ कैसे अपनी दुकान लगाते हैं। उन दुकानों में अस्थायी होते हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बना जाती है या पंखों में तार, तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाते हैं। वे अपने ठेले या सड़क पर पटरी की प्लास्टिक बिछाकर काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी कभी अपनी दुकानों से हटाने को कहती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। क्या कहती है? उनको हटाने को लियो आपका बोल देती। कई ऐसी भी जगह है जहां ठेलों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज बेचते हैं वे अक्सर घरों पर उन्हें परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वालों चीज को खरीद कर कुछ साफ करते हैं, छांट करते हैं, बेचने को तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बनाते हैं वे ज्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वाले लोग में 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। कहाँ करते हैं? कि 12% लोग जो है आपका सड़कों पर काम करते हैं। ये इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। कह रहे कि हमारे यहाँ अगर आप बात करोगे तो शहरों में लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ठेलों पर या इस तरह की चीज़ों से अपना क्या करते हैं, अपना सामान बेचते हैं और अपने रोजगार की जो उनको तलाश है वो आपका करते हैं। ठीक, तो हम लोगों को उनको थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह का काम करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से आप सबको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका मनाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार को भी उस कानून को बदलने पर विचार करती है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। कानून के बदले आने के पास काम की जगह होगी, यातायात नियम का आवाजाही होगी रूप में देखेंगे। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ बेचने को तय करते हैं। यह सुझाव भी है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति है। वे खुद से उन समिति को देख सकते हैं। इन मुद्दों पर बाजार का निर्णय लेते हैं। अब बात कर रहे हैं बाजार में। देखिए वो क्या करते हैं, खुद इस तरह से अपने निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन मेकर हैं कि वो किस तरह से अपने काम को करें, अपनी चीज़ों को देखें। तो यही बड़ा ही एक अच्छा है कि सब लोग अपने अपना काम अपने अपने स्वरोजगार में लगे हैं, चाहे वो किसी भी छोटी आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, लेकिन वो सब अपने बाजार में है। अब देखिए बाजार से पहले हम लोग क्या करते हैं, पीछे चलते हैं और एक देखिए किस तरह से आपको एक छोटी वर्कशॉप आपको दिखाई देगी। कह रहे हैं कि अक्सर शहर में काम करते जीविका चलाने वाले कामगार मजदूर सड़क पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसा कहीं दिखा जा रहा है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सपना रखते हैं और रात में कहीं खाना बनाते हैं। क्या करते हैं, ऐसी चित्र रखते हैं और रात में कहीं अपना क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। बच्चू मांझी एक रिक्शे वाला। मैं बिहार के एक गांव से आया हूं जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीबी और 3 बच्चे गांव में रहते हैं।
हमारे पास जमीन नहीं है, गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता है, जो कमाई नहीं होती वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती है। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यहाँ एक पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया, और काफी साल पहले की बात है। और कह रहे कि ऐसा किया, रिक्शा लिया और मैंने उसका पैसा चुकाया। तो कह रहे हैं कि जो बहुत काफी साल पहले की बात है। और रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंचता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहते हैं वहां उनको छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे रिक्शा चलाता हूं। शहर के एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक को मुझे 10 से 30 रुपए तक देते हैं। जब मैं तबीयत खराब होती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता हूँ, और उन दिनों में बिल्कुल कमाई नहीं होती है। मैंने अपने दोस्तों के साथ वहाँ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब फैक्ट्री में काम करते हैं। रोजाना 200-300 रुपए तक की कमाई हो जाती है, जिसमें से 100-150 रुपए खाने और किराए में खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो पैसा मैं शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उस पर जीता है। कभी कभी मेरी बीवी खेतों में मजदूर करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती है। यानी कि आप देखिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या कहिए कि जिनके पास जो आपके कुशल नहीं है, वो आपका धाड़ी बेस मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन चला रहे हैं। और एक गरीब व्यक्ति के लिए अपना जीवन चलाना कितना कठिन है, आप इसमें से बच्चू जो आपका मांझी है, देखिए, इसकी कहानी से आप लोग सीख ले सकते हैं। कैसे आपका रिक्शा चलाता है, कैसे रहता है, और बीमारी के दिनों में भी कोई कमी नहीं होती, या इन सब चीजों से उनका कितना अलग एक आपको दृष्टिकोण दिखाई देगा कि कितनी भी गरीबी आज भी हमारे देश में बरकरार है। लोग कितने रोजगार के लिए अभी भी रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी, और ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ सुथरी आपको नजर आएंगी। तो आपको इनको देखना है, इन पर आपको बात करनी है, और इन सब पर ध्यान रखना है। और देखिए, रोजगार के लिए लोग, आपने देखा होगा बच्चों, एक व्यवहारिक रूप से बताता हूं, आप अगर शहरों में जाओगे, नगरों महानगरों में, तो आपको चौक पर कहीं भी देखना, आपको मजदूर खड़े होंगे। क्या होंगे? मजदूर। दाढ़ी के लिए आपका मजदूर खड़े होंगे। उन मजदूरों को भी हम लोगों को देखना चाहिए। ठीक है। बच्चू मांझी शहर क्यों आया था? अब कह रहे कि जो बच्चू मांझी है वो शहर क्यों आया था बच्चों, बताइए। सबको पता होना चाहिए कि वो काम की तलाश में रोजगार के लिए कहाँ आया था? आपका गांव आया था। इसलिए कहाँ था वो आपका? वहां खड़ा हुआ था। बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? बताइए क्यों नहीं रह सकता? उसको पता है कि वहां उसको पर्याप्त जितना रोजगार चाहिए उसके परिवार को पालने के लिए, वो उतना उसको प्राप्त नहीं हो रहा। किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले के बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं। क्लियर है कि एक ठेली वाले से आपको बात करनी है और पता लगाना है कि वो अपना काम कैसे करते हैं, कितना बेचते हैं, इन सब चीजों के विषय में। बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले क्या सोचना पड़ता है? कह रहे कोई व्यक्ति है बच्चू, अगर उसको एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है तो उसको क्या सोचना पड़ता है? ये थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान लगाइए और इस पे आपका विचार करिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए बाजार की तरफ चलते हैं और देखते हैं बाजार में। जब हम बाजार पहुंचे थे, दुकान अभी खुली होना भी हुई है। जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुलना शुरू हो गई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर खड़ी थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसी बहन उसके से पहले से समय से ही खरीद लेता था। वहां पहले पहुंच गया था, जिससे हमारी बारी ना चल जाए। हमें थोड़ा देर कमरे में आपका इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांतों का छेद भरवाने के लिए अगले दिन उसने कहा कि वह बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना सारा दर्द क्या है आपका सहन करना पड़ रहा है। एक तो क्या करने दिया, अपना दांत है वो खराब हो गया, और ऊपर से क्या करना पड़ रहा है, जो इतना दर्द है वो इतना दर्द भी इनको सहन करना पड़ रहा है।
तो ये भी आपको देखने के मिलेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़े एक शोरूम पर, कह रहे डॉक्टर के यहाँ हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर कि गए क्योंकि मैंने कुछ सिले कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिल थीं, हर मंजिलें बहुत अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। कहाँ पहुंचे हम लोग? आपका तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां लड़कियों के जो थे आपके कपड़े रखे हुए थे। अब कह रहे बड़ी दुकान की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है बड़ी दुकानों में, उसके विषय में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हरप्रीत पहले मेरे पापा या चाचा की एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। कह रहे जो हरप्रीत है वो पहले क्या करते थे, मेरे पापा की और चाचा की एक छोटी सी दुकान थी पर काम करते थे। इतवार को यानी कि संडे को और त्योहार के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यहाँ शोरूम चलाते हैं। कह रहे कि मैं हूँ और मेरी पत्नी है जो आपकी वंदना, आपका शोरूम चलाते हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस आपका डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आज लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी कि रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। कह रहे कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, आपका रेडीमेड जो आपके कपड़े हैं उन कपड़ों को खरीदना क्या करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि अब लोगों की प्रेफरेंस थोड़ी सी चेंज हुई है आपका चीजों को लेकर। पहले क्या करते थे लोग, आपका ध्यान देना है कि लोग पहले अपना कपड़ा लेते थे, फिर उसकी सिलाई कराते थे, तब लोग पहनते थे। लेकिन आज की तारीख में लोग रेडीमेड यानी कि तैयार हुए कपड़े जो होते हैं, जो आपको किसी भी शॉप पे मिल जाते हैं बाजार में, तो वो आजकल लोग ऐसे कपड़ों को पहनने में ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक, आगे देखिए। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। और कह रहे हैं कि कैसे क्या करें कि इन कपड़ों को कैसे आकर्षक रूप में आपका सजा कर रखा जाए ताकि लोग इनको देख सकें और लोग इनको बात कर सकें। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगह से सामान खरीदते हैं। कह रहे हम क्या करते हैं, इससे से हम लोग अलग अलग जगह से अपना क्या करते हैं, शोरूम से जो है अपना सामान आपका खरीदते हैं। अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगह से सामान खरीदते हैं। ज्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कह रहे जो हमारा शोरूम है उस शोरूम के अगर हम लोग बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से हमारा सामान आता है, तो ज्यादातर माल कहाँ से पहुंचता है उनका, आपका मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और आपका जो त्रिपुरा है वहां से पहुंचता है। तो आप देखेंगे ये जो है ये कॉटन इंडस्ट्री के आपके बहुत बड़े क्षेत्र हैं और यहाँ से क्या होता है, आपका बच्चों कपड़े का जो है वो आपका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। कुछ सामान दिल्ली के पास के क्षेत्रों से जैसे गुड़गांव और आपका नोएडा से भी आता है। कह रहे कि जो दिल्ली के कुछ पास पड़ोस के क्षेत्र हैं उनसे भी क्या आता है, सामान आता है, चाहे आपका गुड़गांव हो और दिल्ली से भी। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीजें करनी पड़ती हैं। हमें विभिन्न अखबारों में, सिनेमाओं हॉल में, टेलीविजन, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तक यह शोरूम शुरू किया गया है, आपको किराए पर है, पर हम इसे जल्दी ही खरीद लेंगे। जब से हम यह बाजार के आसपास पर रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बना है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमारे लिए एक कार खरीद ली है और पास के सोसाइटी में एक फ्लैट भी खरीद लिया है। क्या कह रहे हैं, एक पास की बाप की सोसाइटी है, उसमें क्या कर लिया हमने, एक आपका जो फ्लैट है वो भी आपका खरीद लिया। हरप्रीत और बन्ना की तरह कई लोग हैं जिनके पास घर के बाजार में अपनी दुकानें या दुकानें छोटी बड़ी और वहाँ लोग अलग अलग चीजें बेचते हैं। ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरी नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वे खुद ही लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकर पर रखते हैं। ये पक्के दुकानदार हैं, इनके पास नगर
से व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। नगर निगम में यह निश्चित करता है कि सफलता में कौन सा एक दिन बाजार बंद होगा। ठीक उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानदार बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवा देती हैं। अब बात कर रहे हैं फैक्ट्री में। मैं अपने एक कपड़े के जरिए काम करवाना चाहती थी। मुझे जो एक खास मौके पर पहना था, मेरी बहन ने कहा था कि वह निर्मला को जानती है, जो आपके कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जर्सी, जरी और आपकी कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन के लिए एक कोने में खड़ा रहकर कर दिया ताकि बड़े में हमारा भुरता ना बन जाए। मुझे हैरानी थी कि लोग रोजगार और रोज कैसे सफर करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हमें भी एक मोड़ पर उतारा और वहां जान में जान आई। क्या एक मोड़ आया और जिस मोड़ पर हमको उतार दिया और उस मोड़ पर पहुंचकर हमको थोड़ा सा क्या मिला, रिलैक्स मिला। यानी कि कह सकते हैं कि हमारी जान में क्या है, आपकी जान आई। मोड़ पर बहुत सारे लोगों के बाड़े पर बैठे हुए हैं। कुछ टिक कर खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनमें से बात करते हैं, रेट को लेकर मोल तोल करते हैं। मेरी बहन ने समझाया है कि लेबर चौक कहलाते हैं। कह रहे जहाँ लोग खड़े होकर आपका बातचीत करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेबर चौक। आपने देखा होगा, आपको देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर, रामनगर और ज्वालापुर जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया हैं और रुड़की वगैरह में आप लोग जाओगे तो जितने भी ये क्षेत्र हैं जहाँ फैक्ट्री वगैरह हैं, तो यहाँ क्या मिलते हैं, मजदूर मिलते हैं। और जो चौक पर खड़े होते हैं उनको बोलते हैं लेबर चौक। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, आप मजदूर को ले सकते हैं। जैसे गांव में नहीं कि गांव में हम किसी के पास जाते हैं कि भाई चल आज हमारा खेत का काम करा दे, हम तेरे को ये पैसे दे देंगे। तो शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में लोग चौक पर मिलते हैं और चौक पर से उनको पकड़ के लाना पड़ता है और काम करवाते हैं। ठीक है, ये देखना पड़ता है। ये दहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहां भवन बना रहे हैं वहां मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रक के सामान से उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पाइपलाइन की खुदाई का काम करते हैं, लेकिन हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो सामने पाया है कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोग कभी भी ना खत्म होने वाली पंक्तियां हैं जहां कपड़े सिले जाते हैं। उस विभाग में हमने देखा है कि लोगों से कमरे में मशीन पर काम कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई मशीन का काम करने में लगा हुआ है। हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीन थी जो कपड़े को तैयार हो रही थी। वे कमरे में एक तरफ से काम में लगे जा रहे थे और क्या कर रहे थे, एक तरफ से लगे हुए थे और अपना काम कर रहे थे। हमने निर्मला को ऐसा ही एक जगह पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हो गई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों के जरिए एक काम करवा देगी। अब देखिए कैसे बच्चियां जो है, महिलाएं हैं, वो आपको कपड़े सिल रही हैं। आपको दिखा दे रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, मशीन में इस प्रकार से ही होता है। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। ठीक है, जिसमें फैक्ट्री में काम करती है वह अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े की सिलाई आपके सिले जाते हैं। कह रहे हैं दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला का काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। अक्सर 9 से सुबह काम शुरू होता है, रात के 10 बजे तक काम निमटता है। कई और बार भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी होता है तो उसे इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है।
निर्मला तो को रोज 8 घंटे काम करने के बाद 280 रुपए मिलते हैं। सोचिए, 8 घंटे काम किया और कितने मिल रहे हैं? 280 रुपए। और अतिरिक्त 100 रुपए देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाएगा तो फैक्ट्री वाले की दर्जनों की संख्या घटा देता है। निर्मला को भी निकाल दिया जाता है। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। और कह रहे हैं कि 3-4 महीने के पास उसको निकाल दिया जाता है और काम भी नहीं रहता। निर्मला की तरह ज्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम करते हुए मतलब उन लोगों को काम तभी आना होता है जब मालिक के रूप में जरूरत होती है। उनको रोजगार तभी मिलता है जब उनको मालिक को बहुत सारा काम मिलता है। यह फिर खास मौसम में काम मिलता है। साल के बचे हुए दिनों में दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी के कोई आपकी सुरक्षा नहीं है और अगर कोई बुरा व्यवहार कर दे तो उससे बचा आपके लिए कुछ नहीं है। यानी कि बुरा व्यवहार के लिए भी कोई ऐसा कोई खास चीज आपकी वहां दिखाई नहीं देती। कोई ऐसी सिक्योरिटी है, कोई ऐसी गारंटी नहीं है। इस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो इतना देखिए, तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए बच्चों। अब देखिए, उनमें से बहुत से लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद रखती हैं। कह रहे कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं, कहते हैं कि हमको रोज आपका काम मिलेगा और बहुत लंबे समय तक मिलेगा। उदाहरण के लिए, बिजली से चलने वाले करघरों यानी कि पावरकूलम फैक्ट्री में मजदूर दिन रात की पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज्यादा काम करने की मजदूरी नहीं मिलती। कह रहे क्या नहीं मिलती? उनको 8 घंटों से ज्यादा काम करने की आपका मजदूरी नहीं मिलती। दफ्तरों में, आप कह रहे कि तो फैक्ट्री में है, अगर दफ्तरों की बात करें तो वहां कैसा है? मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी कि बाजार मार्केट प्रबंधन यानी कि मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा। हमने सोचा कि देर न हो जाए, इसलिए हम लोग ऑटो रिक्शा ले गए। हमने बिल्कुल समय पर पहुंच गए। उनके दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर की एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेता यानी सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदार से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उन्हें भुगतान इकट्ठा कराते हैं। काम को सुचारू रूप से चलने के लिए मौसी ने शहर में 6 भागों में बांट दिया है। हर एक दफ्तर को एक भाग में विक्रेता से मिलती है, उसके प्रगति की रिपोर्ट देखती है और उसकी समस्याओं की चर्चा करती है। उनको पूरे शहर बिक्री की योजना बनाती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वहाँ बिस्कुट कंपनी में स्थायी कर्मचारी हैं, पर वहाँ वे उम्मीद रखती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर वो स्थायी कर्मचारी हैं तो कुछ उनको क्या मिलते हैं? आपके बेनिफिट्स हैं जो उनको मिलते हैं। और क्योंकि वो क्या है, स्थायी मजदूर हैं, तो इसलिए उनको क्या मिलता है? आपका लाभ मिलता है। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं जो हमको देखना है कि एक नियमित रोजगार और अनियमित रोजगार के बीच कैसा अंतर है। ठीक है, और जो है कैसे इनको आप देख सकते हैं कि एक नियमित रोजगार के लिए कितना बढ़िया है और कैसे इन सब चीजों के बारे में आपका हम लोग जो है आपका इसमें समझ सकते हैं, इसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। बुढ़ापे के लिए बचत। अगर इस कंपनी में जॉब करते हैं तो उनको क्या मिलेगी? बुढ़ापे के लिए कुछ आपकी बचत जो है वो इनको मिल जाएगी। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि यानी कि पीएफ में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद यह पैसा मिल जाता है। छुट्टी, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी भी कुछ दिनों के लिए मिलती है।
परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा कंपनी सीमा खर्च और उसके परिवारजनों का खर्चा उठाती है। और अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान उसको छुट्टी भी आपका मिलती है। तो ये देखना है। अब देखिए, लोग कुछ इस तरह से जो हैं कॉल सेंटरों में काम करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं, महानगर हैं, उनमें आपका जो कॉल सेंटर है, उन कॉल सेंटर में वो लोग आपका काम करते हैं और उनको देखते हैं। तो इस महानगर में जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, तो उनमें किस तरह से कॉल सेंटरों पर काम की जाता है, वो आप उसको समझने की जरूरत है। महानगरों में कॉल सेंटर के काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। कह रहे जो महानगर है उनमें कॉल सेंटर में काम करना क्या है, एक रोजगार का एक बड़ा क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज, सामान जैसे को खरीदते हैं, बैंक और फोन जैसी सुविधा का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर में एकीकृत दफ्तर है, जहां एक जगह पर उपभोक्ताओं की समस्या और उससे जुड़ने वाले स्वाब से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हालनुमा कमरे में चला जाते हैं, उनमें अलग अलग खाने बने होते हैं, कंप्यूटर, टेलीविजन या स्पीकर लगे होते हैं। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया गया। यहाँ केवल कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर को खोलती हैं। विदेशी कंपनी के आकर्षक का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग अक्सर कम वेतन पर काम करते हैं। कह रहे जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते उनको क्या मिलता है, आपका कम वेतन मिलता है, आसानी से और उस पर आपका काम कर पाते हैं। तो आपको देखना चाहिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो आपका यहाँ काम करते हैं, आपका कहाँ, कॉल सेंटर में। तो इन सब पर आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक एक आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आएंगी और आप इसको देख सकते हैं कि आपका किस तरह से शहर में आपका रोजगार का जो एक पैशन है जो आपका बना हुआ है और किस तरह से रोजगार है, आप इसकी पूरी व्यापक जो श्रेणी है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने आपका शहर में आजीविका के किस प्रकार के आपके संसाधन हैं उसके विषय में हमने देखा कि लोग कैसे नियमित रूप से और अनियमित रूप से काम करते हैं, कैसे लोग अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यवसाय के माध्यम से शहर में अपनी आजीविका को ढूंढ रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इन सब विषय में हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में पढ़ा। बाकी हम लोग इसको शेष को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और आप लोग इस लेक्चर को घर से एक बार रिवीजन करके आइए। कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।